देखिए हम अधिशोषण के प्रकार पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था कि अधिशोषण क्या होता है, ठीक है, और अधिशोषण अवशोषण में क्या अंतर होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो अधिशोषण जो होता है, पहली बात मैंने आपको बताया था, अवशोषण से अलग होता है। अवशोषण का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ में पूरी तरह कोई चीज़ पूरे उसके बल्क में चले जाती है, अंदर तक चले जाती है, उसे कहते हैं अवशोषण। और जब वो चीज़ बाहर रहती है उसे कहते हैं अधिशोषण। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर रुई को अगर पानी में डालेंगे तो ये क्या अधिशोषण का एग्जाम्पल है। और अगर चौक को अगर इंक में डुबाएंगे तो वो चौक भारी रहेगी, तो इसका एग्जाम्पल है अधिशोषण का। तो इस चैप्टर में हमको अधिशोषण ही पढ़ना है ज़्यादातर। तो अधिशोषण कितने प्रकार का होता है, देखिए अधिशोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जैसे हम कहते हैं भौतिक अधिशोषण। ध्यान रखना, अधिशोषण को इंग्लिश में कहते हैं एड्जॉर्प्शन। जब गैस के अणु जो होते हैं रासायनिक बंध से बंधे होते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। और जब वो वीक वंडरवाल फोर्स है, आप जानते हैं कि वंडरवाल फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, आयनिक बॉन्ड। अधिकतर बता रहा हूँ, हाँ, हमेशा नहीं होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, आयनिक के बाद कोवलेंट, और कोवलेंट के बाद कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट भी हम कह सकते हो, कोऑर्डिनेट। और लास्ट में किसका आता है, वंडरवॉल का। तो जो ये भौतिक अधिशोषण होता है वंडरवॉल फोर्स से जुड़ा होता है। और जब वंडरवॉल फोर्स से जुड़ा होगा तो देखो ये हल्का होगा। और रासायनिक बंध, वो तो पूरा रासायनिक बंध से जुड़ा होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, अब हम यानी क्या कह सकते हैं कि जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें उच्च सक्रिय ऊर्जा ऊर्जा जो होती है सम्मिलित होती है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी दोनों चीज़ें भी एक साथ होती है, इस बारे में हम देख चुके हैं। अब जब ताप निम्न होगा तो अगर कोई ऐसा अधिशोषण है जो निम्न ताप में क्या है, अगर वो है भौतिक है, तो बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जो आपने एक फेमस रिएक्शन देखी होगी, जो निकल जो होता है, निकल के ऊपर हाइड्रोजन गैस को हम जोड़ते हैं। तो निकल के ऊपर हाइड्रोजन गैस जुड़ती है तो पहले क्या होती है, वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़ती है, और बाद में क्या होता है, वंडरवॉल फोर्सेस क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो एक ही चीज़, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होंगी, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही चीज़ में अधिशोषण भी हो रहा हो और अवशोषण भी हो रहा हो। लेकिन ध्यान रखना, पहले तो अधिशोषण ही होगा, सरफेस में आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो अंदर चले जाएगा उसके। तो भौतिक अधिशोषण की बात करते हैं। पहले पहले तो होती है इसमें विशिष्टता की कमी, नंबर एक बात। अच्छा देखो, अब विशिष्टता की कमी कैसे समझोगे, जैसे मान लिया मैंने एक भौतिक अधिशोषण हो रहा है कहीं चारकोल पे, तो चारकोल क्या कर सकता है, वो अगर उसको हाइड्रोजन गैस मिलेगी उसमें भी ऐसा एड्सॉर्प्शन करेगा, कोई और गैस मिलेगी उसमें भी एड्सॉर्प्शन करेगा। तो ये खास विशिष्टता नहीं दिखाते, इनमें सभी के लिए तकरीबन बराबर होता है। दूसरा बात क्या होता है, अधिशोषी की प्रवृत्ति। अधिशोषी की प्रवृत्ति देखो, किसी ठोस में अधिशोषित करने में क्या होता है, गैस की मात्रा में निर्भर करता है। जो द्रवणीय गैसें होती हैं वो आसानी से अवशोषित हो जाती हैं। द्रवणीय गैसें मतलब क्या होती हैं, जो जिनका क्रांतिक टेम्परेचर उच्च होता है। अब क्रांतिक टेम्परेचर क्या होता है, याद करो, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, वो टेम्परेचर जिसमें गैस लिक्विड हो जाती है उसे हम कहते हैं क्रांतिक टेम्परेचर। तो जिसमें क्रांतिक टेम्परेचर अधिक होगा तो उसमें क्या होगा, आराम से ये क्या होगी, अधिशोषण उसमें आराम से हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने कहा 1 ग्राम सक्रिय चारकोल मीथेन की अपेक्षा सल्फर डाइऑक्साइड में अधिक होता है। क्यों, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का क्रांतिक टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तीसरा, तो समझ में आ गया ये क्या होता है। तीसरा था उत्क्रमणीय प्रकृति। तो इन्होंने कहा कि गैस को ठोस पर अधिशोषण सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, अगर गैस से ठोस पर हो जाएगा तो तापमान में अधिक गैस अवशोषित होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हो। जैसे मान लिया है एक तो गैस है, वो ठोस के ऊपर हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ ऐसा टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे क्या कर सकते हैं, या दाब बढ़ाने घटाने पर ली शेटलियर का प्रिंसिपल लगा के इसको रिवर्स भी कर जा सकता है, इस रिएक्शन को आसानी से। तो 3 बात समझ में आ गई आपके। तो पहला क्या था इसका, विषता की कमी। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे चारकोल हो चाहे कोल बराबर ही करेगा। उसके बाद क्या, अधिशोषी की प्रकृति। तीसरा का उत्क्रमणीय प्रकृति। और चौथा क्या, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप ध्यान रखेंगे ये दोनों में ही सेम होता है। अभी जब रासायनिक अवशोषण पाएंगे ना, जिसे कहते हैं रसोषण कहते हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं, भौतिक शोषण, इसे कहते हैं रसोषण। तो जो जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, आप ध्यान रखना, जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना होगा। इसको ऐसे समझो, चारकोल है एक, हमने उसका रख दिया पूरा, और दूसरे चारकोल, उसी चारकोल को अगर हम 4-5 टुकड़ों में करेंगे तो 4-5 टुकड़ों में क्या होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से उसका क्या होगा, आराम से जो होगा उसका अधिशोषण हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये अधिशोषण और अवशोषण दोनों में ही ये चीज़ सेम होती है, ठीक है। तो इन्होंने दिया हुआ इसका एग्जाम्पल। अधिशोषण की एंथैल्पी। निसंदेह भौतिक अधिशोषण क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मैंने कल कल आपको बहुत एग्जांपल दिए थे उसको, इसमें डेल्टा नेक पर इसमें नेगेटिव की मात्रा जो होती है कम होती है, क्योंकि इसमें देखो आकर्षण क्या होता है, बहुत वंडरवॉल फोर्सेज की वजह से होता है, इसलिए इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव तो होती है और कम नेगेटिव होती है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी ऐसा नहीं है। अब आते हैं देखो उसके बारे में, रासायनिक अवशोषण या रसोशेषण के बारे में आते हैं। पहली बात तो वही है, इसकी उच्च विशिष्टता कितनी होती है, उच्च, बहुत ज़्यादा विशिष्टता होती है इसकी, ये कोई छोटे मोटे, ये सबके लिए फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ऑक्सीजन का है तो किसी और के साथ हो जाएगा, नहीं, हाइड्रोजन है तो किसी और के साथ नहीं, ये फिक्स होता है। अगर हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोजन के साथ ही होगा, और ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन के साथ ही होगा। दूसरा कह रहे हैं अनुत्क्रमणीयता, ठीक है। अब इसमें अनुत्क्रमणीयता होने की संभावना जो होगी कम होगी। सुनिए ऐसा क्यों होगा, पहली मेरी बात सुनो। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है, दोबारा ले आना, और इसका मतलब क्या होता है, इस अनुत्क्रमणीयता का मतलब ये होता है कि दोबारा इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें देखो क्या होता है, क्योंकि इसके पीछे सबसे मेन कारण है, एक तो ये केमिकल एब्जॉर्प्शन से हो रहा है, केमिकल इसमें बॉन्ड बनने हैं ना, तो उसमें क्या होगा, केमिकल बॉन्ड थोड़ी बनना था उसमें, उसमें तो फिजिकल बॉन्ड बनना था, तो वो तो हो सकता है आसानी से, आप जानते हैं फिजिकल प्रोसेस जो होती है उसको दोबारा करा जा सकता है, इनको करना मुश्किल है, ठीक है। तो निम्न तो आपका गैस का, हाँ ये हो सकता है कि गैस का भौतिक अवशोषण को आप रासायनिक अवशोषण में कन्वर्ट कर लें, ठीक। यौगिक में बनने की इसको आप पढ़ लीजिएगा, रसोशेषण में क्या है, वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, परंतु उच्च सक्रियता ऊर्जा के कारण निम्न तापों में बहुत धीमा होता है, ठीक। और बढ़ने पे क्या होता है, ये बढ़ता चला जाता है, जबकि उसके साथ क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। उल्टा नहीं होता, मतलब कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भौतिक अवशोषण जो है रासायनिक अवशोषण में परिवर्तित हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पहले ही जान चुके हैं, ये दोनों के लिए मैंने बताया था सेम होगा। अच्छा अब आयनन एंथैल्पी देख लेते हैं। उसकी जो आयनन एंथैल्पी थी वो भी नेगेटिव थी, इसकी आयनन एंथैल्पी नेगेटिव है, तो मान लिया उसकी 20-30 होगी तो उसकी क्या होगी, देखो 60-70 या 80 से ऊपर होगी, तो ये है। तो एक बार दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो भौतिक अवशोषण क्या होता है, ये वंडरवाल बलों के कारण उत्पन्न होता है, ये किसका होता है, रासायनिक बंध के कारण उत्पन्न होता है। इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, इसकी प्रकृति क्या होती है, विशिष्ट होती है। ये उत्क्रमणीय होता है, वापस हो जाता है, ये उत्क्रमणीय नहीं होता। ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये गैस की किसी प्रकृति पर निर्भर नहीं कर, ये निर्भर करता है, सॉरी, रासायनिक वाला, फिजिकल वाला क्या करता है, नहीं करता है, ठीक है। ये गैस की प्रकृति पर कहते हैं, अच्छा गैस की प्रकृति वो, अच्छा ये उल्टा हो गया, ये वो नहीं होता, क्या कहते हैं इसे, देखो ये गैस की प्रकृति वाला उदाहरण अलग है, इसके लिए उन्होंने हम सब कहते स्पेसिफिक नहीं होता है, ये एग्जाम्पल मैं उसको कंफ्यूज कर गया उससे, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक नहीं होता है फिजिकल वाला, ये किसी के साथ भी हो जाएगा, पर ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक। अब ये गैस की प्रकृति में निर्भर करता है, देखना अब यहाँ पे समझिए दो पॉइंट बिल्कुल अलग है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, ये सेंसिटिव नहीं होता है, मतलब भौतिक अवशोषण क्या होता है, ये क्या होता है, सेंसिटिव नहीं होता, पर ये गैस की प्रकृति में जरूर निर्भर करता है। जैसे जो गैस द्रवणी जिसने आसानी से होगी वो क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाता है, और तो एक किस्म से देखें तो कहोगे कि फिर ये अंतर थोड़ी हो गया, फिर ये तो समानता हो गई, तो ये अंतर आप नहीं लिखेंगे, देखना इन्होंने अंतर नहीं कहा है, उन्होंने लिखा है अंतर नहीं कहा है, उन्होंने तुलना लिख रही है, तो ये दोनों में होता है, गैसीय प्रकृति में निर्भर करता है। लेकिन क्या होता है, फिजिकल वाला वो नहीं होता, सेंसिटिव नहीं होता है इतना ज़्यादा, इतना केमिकल वाला होता है। तो ये चौथा पॉइंट आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंस में आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये सेम होता है दोनों के लिए, बल्कि भौतिक वाला ही जो होता है सेंसिटिव उतना नहीं होता, ये पॉइंट आप विशेष रूप से इसका ध्यान रखेंगे। इसकी एंथैल्पी का मान होता तो नेगेटिव में है पर कम होता है, और इसकी एंथैल्पी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके लिए क्या होता है, निम्न ताप होगा तो ये सहायक होगा, भाई ताप अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, अधिशोषण, भौतिक अवशोषण क्या होगा, वंडरवाल फोर्स वीक होते हैं तो ये टूट जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि ये तो और बढ़िया ही होगा जो होगा। इसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, भाई सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, इसमें भी नहीं होती है वैसे, लेकिन कभी कभी आवश्यकता होती है। पृष्ठीय क्षेत्र पर ये भी निर्भर करता है, ये भी निर्भर करता है, तो ये डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब आगे देख लेते हैं हम, अब आगे अधिशोषण समतापी। अच्छा अब ये जो है ना, ये टॉपिक जो है अधिशोषण समतापी और ये वाला है, ये लिख के बताना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको अगली बार देखेंगे, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाऊंगा वाली रिटर्न वीडियो बनाऊंगा तो उसमें देखेंगे इसे, इसको भी सही बता दूंगा लेकिन रिटर्न वीडियो से ही काम आएगा इसमें। अधिशोषण के उपयोग क्या होते हैं, तो इसको क्या करूँगा मैं, इसको मैं जब अगली बार होऊंगा तो वो पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगा उसे, ठीक। तो अभी इसको करना सही नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसको करा तो फिर अभी ये वीडियो में समझाना उचित नहीं होगा ऐसे। हालांकि मैं लास्ट में बता दूंगा एक बार आपको। अधिशोषण किस लिए इस्तेमाल होता है, अधिक उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए, ठीक है भाई। उच्च निर्वात क्या होगा, वही वो अगर मान लिया हमको कहीं निर्वात चाहिए, हम उसमें एड्जॉर्बेंट लगा देंगे तो वो क्या करेगा, सारा का सारा जितना भी होगा वो चीज़ को ऑब्जर्व कर लेगा,
गैस मास्क में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। क्यों होता है? गैस मास्क ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, चारकोल वारकोल बाद में लगा होता है, वो सारी की सारी जहरीली गैसों को अपने में क्या आता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आर्द्रता पर नियंत्रण, ये दवाइयों में अधिकतर प्रयोग होते हैं। दवाइयों में क्या होता है, आर्द्रता आएगी तो क्या कर लेंगे, इसको सोख लेंगे अपने में। ये आयुर्वेदिक दवाओं में अक्सर काम आता है। जो रंगीन पदार्थ होते हैं उनको हटाने के काम आता है, जिससे जो कुदरती चीनी जो होती है वो भूरे रंग की होती है, तो उसे एनिमल चारकोल से पास करा के उसको क्या किया जाता है, उसका रंग ठीक कर दिया जाता है, सफ़ेद रंग कर दिया जाता है। विषमांगी उत्प्रेरण, अभी उत्प्रेरण अभी पढ़ाया नहीं है, इसके बारे में बाद में बताऊँगा आपको। ठीक है बच्चों, आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। और भी इसके वो दिए हुए हैं इन्होंने, जैसे अक्रिय गैसों का पृथक्करण। अब देखो चारकोल है तो एब्जॉर्ब करके हम क्या करेंगे, जो गैस हमको नहीं चाहिए उसको अलग कर देंगे। कीटाणुओं को अधिशोषण द्वारा मारने में प्रयुक्त किया जाता है। एक आपने पढ़ा होगा झाग पलवन विधि, जिसे कहते हैं सल्फाइड और से करने के काम आता है, पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ोगे, इसमें आगे पढ़ाऊंगा। चीड़ के तेल का, तो वो झाग बनाता है, वो झाग किसके होता है, फैन पलवन विधि जो होती है वो इसी में होती है। अधिशोषण का सूचक करने के काम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रोमेटोग्राफी बनाने में काम आता है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, अगर आप इंक को रखेंगे और उसको पेपर में डालेंगे तो पूरे पेपर में फैल जाएगी, अलग अलग हो जाएगा, तो इसके लिए भी एड्जॉर्प्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। अधिशोषण सूचक कौन से होते हैं, इन्होंने सिल्वर, आयोडाइड वगैरह वगैरह बताए हुए हैं, सब इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने इतना पढ़ा था, इसमें मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो एड्जॉर्प्शन वाला है, ये लिखा के ही आएगा, ये ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको बाद में करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद बच्चों।